सीमांचल में आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने महागठबंधन और खासतौर पर राष्ट्रीय जनता दल को भारी नुकसान पहुंचा ही दिया। सीमांचल की जोकीहाट सीट से एआईएमआईएम प्रत्याशी मोहम्मद मुर्शीद आलम 83,737 वोटों से जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के मंजर आलम दूसरे स्थान पर रहे। मुर्शीद आलम ने जोकीहाट में 28,803 वोटों से चुनाव जीत लिया है। बिहार के 38 जिलों में से एक अररिया जिला भी है। ये जिला 2 अनुमंडल और 9 ब्लॉक में बटा हुआ है। अररिया जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें जोकीहाट विधानसभा सीट भी शामिल है। जोकीहाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अररिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। जोकीहाट सीमांचल की एक मुस्लिम बहुल सीट है। जोकीहाट सीट 2020 में भी ओवैसी की पार्टी के पास ही थी। 2020 में शहनवाज आलम ने एआईएमआईएम के टिकट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे। शहनवाज आलम इस बार चौथे स्थान पर रहे हैं। बता दें, इस सीट पर काफी दिलचस्प मुकाबला था। इस सीट पर 2 भाई शहनवाज आलम और सरफराज आलम दोनों मैदान में थे। ये दोनों भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के पुत्र हैं और जोकीहाट की राजनीतिक विरासत पर कब्जा करने की कोशिश में थे। शहनवाज ने राजद का हाथ थामा था, तो वहीं सरफराज ने जनसुराज का दामन थामा था। लेकिन दोनों भाइयों की लड़ाई में एआईएमआईएम ने अपना जलवा बरकरार रखा है और जेडीयू ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान बनाया है। आपको बता दें, 2020 चुनाव के बाद अब 2025 में भी एआईएमआईएम ने सीमांचल में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने अपनी सीट पर जीत हासिल की है और जीत हासिल करने के बाद उन्होंने एक बार फिर आरजेडी को निशाने पर लिया। ये पूर्णिया की खबर आप दे रहे हैं साहब, पूरे बिहार की खबर बताइए। हम 2 ही में नहीं, 2 से आगे रहेंगे। अभी की सूचना है 190 सीटों पर एनडीए क्या सोचते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इस पर कुछ टीका टिप्पणी करना, इस पर कूदना उछलना या मायूस होना किसी की भी जरूरत नहीं है। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। महागठबंधन की जो जिस तरह का परफॉर्मेंस, इस पर क्या कहेंगे आप? महागठबंधन गुरूर में मुब्तला है, तकब्बुर में मुब्तला है ना, और उसको सबको लेके चलने का अंदाज अभी तक नहीं आया। वरना जो कुछ अभी तक दिखा जा रहा है उस पर अफसोस हो रहा है कि उनसे बड़ी भूल हुई है। क्या सरकार बनाने के दावे करते थे, आज 50 से भी नीचे? अच्छा देखिए, वो दावे उनके अपनी जगह पर हैं। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है, मैं किसी के दावे के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता। जब तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि मैं 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद पर शपथ लूंगा, हकीकत ये है कि वो भी राघोपुर से पीछे नजर आ रहा है। देखिए, मैं बरबोलेपन का कभी शिकार नहीं हुआ, बरबोलेपन को कभी पसंद भी नहीं किया। जब तक ईवीएम में जब वोट बंद है, जब तक गणना नहीं आई है, तो ठीक है, लोगों को उम्मीद करनी चाहिए, दावा नहीं करनी चाहिए। सर एक अहम सवाल है कि आप महागठबंधन के पास ढोल नगारे बजा के गए थे, आप हमें भी शामिल कीजिए, मात्र 6 सीट आपने मांगा। क्या लगता है कि महागठबंधन ने जो एआईएम को नहीं शामिल किया, उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं? नहीं, उसका मेरा ही नहीं, बल्कि उन्होंने समाज का पूरा ख्याल नहीं रखा है, उसका भुगतना मैं कह रहा हूँ। लालू जी अगर होते तो समेट कर चलते। मैंने अक्सर कहा है, लालू जी के राजद में और तेजस्वी जी के राजद में जमीन और आसमान का फर्क है। वो माई समीकरण को लेकर चलते थे। ये A to Z के नेता हैं, तो ये बड़े विद्वान नेता हैं। महागठबंधन का खेल आप बिगाड़ दिए हैं क्या? मैं खेल किसी का नहीं बिगाड़ता। मैं तो पीड़ित हूँ यार, मैं शोषित हूँ। मैं अपनी कहूँ कि मैं जिंदा रह सकूं, मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। मुझे किसी के खेल के बिगाड़ने बनाने से क्या लेना देना। मैंने मुख्यमंत्री का दावा भी नहीं किया और मैंने किसी को हटाने का दावा भी नहीं किया। मैं तो सीमांचल के इस पिछड़े क्षेत्र की, जो हिंदू मुस्लिम सब लोग हैं, जिसका पर कैपिटा इनकम कम है, जहाँ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फ्लड से लोग इफेक्टेड हैं, पलायन सबसे ज्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है। मैं हिंदू मुस्लिम सारे पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। बिहार में जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट आई, उसमें सबसे ज्यादा नौकरी में मुसलमानों को चपेट लगाया गया और एससी को लगाया गया। कोई एससी की बात नहीं करता, मैं ही कर रहा हूँ। तो मैं तो सच बोलने के लिए आया हूँ, आईना दिखाने के लिए आया हूँ। मैं पहरेदार बनकर सदन में जाने की कोशिश किया था और आज भी कर रहा हूँ। प्रचंड बहुमत से 10,000 रुपए दिए गए ठीक चुनाव से एन वक्त पहले, ये तो ब्राइब है, ये तो ब्राइब है, इसमें कोई शक नहीं है। ये उन्हीं चीजों का है कि कहीं न कहीं से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रीथिंक करना चाहिए। इस तरह के इलेक्शन से पहले जो इन लोगों ने षड्यंत्र किया है, ये कहीं से भी मुनासिब नहीं था। ये प्रचंड बहुमत एनडीए को आया है, इसके बारे में क्या कहें? बहुमत अभी आया नहीं है, बहुमत की ओर अग्रसर है वो। जब फाइनल हो जाएगा तब बात करेंगे। हम पार्टी किधर जाएगी? अब समय के अनुकूल फैसला लिया जाएगा। बारिश होगी तो अभी छतरी लेके आप आएंगे, अभी सूरज निकला है तो खुले हुए आए हैं आप। एज पर सिचुएशन डिसीजन लिया जाए। कांग्रेस के बारे में कुछ बोलेंगे क्या? अब कांग्रेस बेचारी तो राजनीति के पीछे पीछे चलती है। जब उन्हीं की हालत
अच्छी नहीं तो ईद क्यों बुलवाते हैं? अच्छा असल में एक बहुत अहम सवाल यह है कि हम पार्टी जिसने की दबाव बनाकर उप मुख्यमंत्री का पद अपने लिए घोषित करवाया था, उनका तो खाता खुलते नजर नहीं आ रहा है। अब वीआईपी है, खाता नहीं खुला। बड़े भोलेपन के शिकार तो है भाई साहब। आरजेडी नेता ने बयान दिया कि बिहार में भी नेपाल जैसी स्थिति बना देंगे, जिसके बाद उनके FIR हुई। बयान कैसे देखते हैं? मैं इस तरह के बातों पर यकीन नहीं रखता और मैं इसको मुनासिब भी नहीं समझता। हमारी सारी लड़ाई लोकतांत्रिक अंदाज में होनी चाहिए। हम उग्र लड़ाई का कभी समर्थन नहीं कर सकते। लोग बनता है तो आप तो उसका नोटिस लेते हैं। जो लोगों को उग्र बनने के लिए मजबूर करता है उसके बारे में मीडिया के लोग चुप रहे हैं। सर, आपके विकास में कौन सा विकास काम है? जीते वक्त कौन सा विकास काम है? अरे वहाँ के समस्याओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज 800 करोड़ के काम करवाया मैं वहाँ, और वहाँ फ्लड का मामला है, वहाँ कम्युनिकेशन का मामला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के लोगों को जो चौधरी राज था, चौधरी राज जो गांव के सरदार के खिलाफ बोल नहीं पाते थे, मैं सामाजिक परिवर्तन सिर्फ भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति मेरे नजर नहीं है, सामाजिक परिवर्तन का को मैंने काफी आगे बढ़ाया है। और आज गरीबों को, दलितों को, निसहाय लोगों को बोलने की हिम्मत हुई है। वहां तो चंबल घाटी बना कर रखा था लोगों ने, मैंने उसको उस भय से निकाला है, भय मुक्त एक समाज का निर्माण करने के लिए। और जो कुछ वहां पर भौतिक लक्ष्य है हमारा, उसको प्राप्त करके मॉडल एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का सपना मैं देख रहा हूं। हमारी पार्टी की तरफ से ये कोशिश होगी कि बिहार और सीमांचल में विकास हो, सीमांचल में भी बहार आए, सीमांचल में भी बच्चों की मौत ना हो, सीमांचल की महिलाओं के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, पुल, ब्रिज बने, इंडस्ट्रीज आए वहाँ पर। तो इस सिलसिले में हम उनको अपना पूरा ताउन पेश करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ जुबली हिल्स की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटर्स का, राय दहिंदगान का, कि उन्होंने जनाब नवीन यादव को अपने वोटों से कामयाब किया। यहाँ पर भी मैं हमारे मजलिस के दोनों MLCs का, जनाब रहमत साहब का, रियाजुल हसन अफंदी का, जनाब कौसर साहब का, जनाब यासिर अरफात का, अनवर सादात का, फराज साहब का और जानी मियाँ का, और ऐसे बेशुमार मजलिस के ज़िम्मेदारों का जो बड़ी मेहनत किए, जस्तजू किए। और मुझे आज चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने भी फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया, मैंने उनको मुबारकबाद दी। और मैं समझता हूँ कि 2023 के असेंबली इंतखाबात के बाद ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जो मिली है जुबली हिल से नवीन यादव को, इसमें बहुत बड़ा रोल CM की लीडरशिप रही और ख़ास तौर से उनके मिनिस्टर्स मेहनत किए। और मैं जिक्र करना चाहूँगा टेमरिस के चेयरमैन का कि उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन किया, उनको भी मुबारकबाद। और अभी एक बलरामपुर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है सीमांचल में, बिहार में, वहाँ पर अभी आज से अभी आधा घंटा पहले जनाब आदिल हसन साहब से मेरी बातचीत हुई थी, क्योंकि 4 EVMs ख़राब हैं। उन्होंने जो कहा कह रहा हूँ, तो VVPAT से काउंटिंग करना चाह रहे हैं, और आदिल हसन 700 वोट से पीछे हैं अभी। और वो जो काउंटिंग होगी, हमें यकीन है कि इबादपुर एक इलाका है जो बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है मजलिस का, तो मुझे उम्मीद है कि अगर वो हो जाएगा तो इंशाअल्लाह आदिल हसन को भी कामयाबी मिलेगी।